हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन में। सबसे पहले हम बात करें कि अपन ने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था। मोशन के रूल्स अपन ने पढ़े थे कि डी वीटी ग्राफ क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि न्यूटन ने जो भी मोशन है आपके, उसके अंदर क्या लॉज दिए थे। सबसे पहले आपका जो लॉ है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया का मतलब क्या है आपके? जड़त्व का नियम। अब फर्स्ट लॉ को समझने से पहले आपको इनर्शिया को समझना होगा। अब इनर्शिया क्या है आपके? अगर कोई बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करने में जो अपोज करती है तो आपका क्या है? इनर्शिया। तो मान लेते हैं अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहती है जब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स मूव ना कर दे। और अगर कोई बॉडी मूविंग है, जब तक मूविंग रहेगी तब तक उसको कोई रोक ना दे। यानी बॉडी की स्टेट को आपको चेंज करना है, उसके लिए आपको इनर्शिया से आगे फोर्स लगाना पड़ेगा। वो आपका क्या फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स। कहने का मतलब क्या है? बाहरी बल। बाहरी बल का मतलब क्या है? अगर आप किसी भी चीज के इनर्शिया को चेंज करना चाहते हैं, आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स। और बॉडी क्या चाहेगी? अपना इनर्शिया लगाना। तो इनर्शिया जो अपन फर्स्ट लॉ को बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब अगर बॉडी रुकी हुई है तो वो चाहती है कि वो रुकी रहे, और अगर बॉडी मूविंग है चाहती है कि मूविंग रहे। यानी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करना नहीं चाहती। बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है। लेकिन अगर आप बॉडी की स्टेट को चेंज करना चाहते हो, आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपकी बॉडी मूव करेगी। स्टेटमेंट क्या है? टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन वी नीड एक्सटर्नल अगर बॉडी आपकी रेस्ट पर है, उसको मूव करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर बॉडी अगर मोशन में है, उसको भी चेंज करने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। नहीं, बिना एक्सटर्नल फोर्स के बॉडी मूव नहीं हो सकती। जैसे कि एग्जांपल दें, अगर कोई बस है में पैसेंजर बैठे हुए हैं, अगर बस आगे चलती है, उसका मोशन है यहाँ पर। मान लेते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में बस मूव कर रही है। जैसे ही बस शुरुआत में जीरो पे थी, के बाद कुछ टाइम बाद स्पीड क्या हो गई? वी। के अंदर के पैसेंजर क्या करेंगे? पीछे की तरफ एक जर्क यानी कि झटका महसूस करेंगे। जैसे मान लो आप बस में बैठे हो, बस स्टार्ट होती है, आप पीछे की तरफ एक झटका महसूस करते हो। वो क्या होता है? इनर्शिया। आपने बस के इनर्शिया को चेंज कर दिया। बस रेस्ट पे थी, आप भी किस पे थे? रेस्ट पे। तो बस का इनर्शिया क्या था? रेस्ट वाला। आपका इनर्शिया भी क्या था? रेस्ट वाला। जैसे ही बस आगे गई, आपने बस के इंजन ने क्या किया? आपके इनर्शिया को चेंज किया। तो आप उसका अपोज करोगे और पीछे जाओगे। लेकिन आपके पीछे जाने से क्या बस स्टॉप होगी? नहीं, बस तो मूव करेगी। क्यों?
क्योंकि आपका एक्सटर्नल फोर्स जो है बड़ा है, एक्सटर्नल फोर्स बड़ा है किससे? इनर्शिया से। यानी अगर इनर्शिया से आपका फोर्स बड़ा है, बॉडी मूव कर जाएगी। अगर हम बात करें, बस रुकी हुई थी और आप भी रुके हुए थे, दोनों किस पे थे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे। जैसे ही बस मूव करी, आपने क्या किया? आपकी बॉडी ने उस इनर्शिया का अपोज किया, तो बस गई आगे और आप गए पीछे। आपने क्या किया? आपकी बॉडी ने इनर्शिया का अपोज किया। तो अपनी बॉडी क्या करती है? जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट करती है। अगर बस आगे चलेगी तो पर्सन होगा पीछे। सेम एग्जांपल अपन दें, अगर मानते हैं कि बस 20 स्पीड से आगे चल रही है, जैसे ही ब्रेक लगाया, जब ब्रेक क्या होते हैं? बस के अपोजिट लगता है फोर्स। ब्रेक का मतलब क्या है? अगर बस चल रही है तो अपोजिट आपने एक फोर्स लगाया, तो अब पैसेंजर कहां पे जाएगा? आगे। क्योंकि उस फोर्स के अपोजिट वो इनर्शिया अपना चेंज करेगा। ये हो गया आपका एक्सटर्नल फोर्स। अपन ने फर्स्ट लॉ से क्या समझा? अपन जो भी फोर्स लगाते हैं, बॉडी उसके अपोजिट मूव करती है। अगर बस आगे जाती है तो पैसेंजर पीछे जाएगा, और अगर बस 20 स्पीड से आगे जाएगी तो पैसेंजर, सॉरी, आपके पैसेंजर जो था आगे जाएगा, और इसमें क्योंकि बस आगे जाएगी, पैसेंजर आएगा पीछे। अपन ने बात क्या की? जो भी बॉडी का, जो अपने, जो बॉडी मूव करेगी उसके अपोजिट क्या होगा? आपके पैसेंजर मूव करेगा। यहाँ पे हम बात करें, इनर्शिया का मतलब क्या है? कि बॉडी का इनर्शिया जो भी चेंज होगा उसके अपोजिट मोशन करेगा। तो आप लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले लिखो पहले, लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये ब्रैकेट में लिखो, लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ inertia. If a body is at rest, if a body is at rest, it will be in rest state. It will be at rest state until, if a body is at rest, it will be at rest state until any external force, if a body is at rest, it will be at rest until any external force moves it. Any external force moves it. And if a body is moving, and if a body is moving, it will be moving until any external force stops it. के बाद लिखो, in short, in short, to change the state of object, to change the state of object,
we need a external force to change the state of object. We need a external force. अब हिंदी मीडियम वाले लिखो, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, और ब्रैकेट में लिखो जड़त्व का नियम। न्यूटन का प्रथम नियम, ब्रैकेट में लिखो जड़त्व का नियम। इसमें लिखो इस नियम अनुसार यदि वस्तु रुकी हुई है, यदि वस्तु रुकी हुई है तो वह जब तक रुकी रहेगी, यदि वस्तु रुकी हुई है तो वह जब तक रुकी रहेगी जब तक कि बाहरी बल द्वारा, जब तक कि बाहरी बल द्वारा उसे गति ना कराई जाए, जब तक कि बाहरी बल द्वारा उसे गति ना कराई जाए। और यदि वस्तु गतिमान है, और यदि वस्तु गतिमान है तो जब तक गतिमान रहेगी, तो जब तक गतिमान रहेगी, जब तक कि किसी बाहरी बल द्वारा, जब तक कि किसी बाहरी बल द्वारा उसे रोका ना जाए, बाहरी बल द्वारा उसे रोका ना जाए। अतः वस्तु की स्थिति परिवर्तन के लिए, अतः वस्तु की स्थिति परिवर्तन के लिए बाहरी बल आवश्यक है। ठीक है, अगर हम बात करें कि वस्तु की स्थिति को बदलना है, क्या चाहिए अपन को? बाहरी बल। अब पहला लॉ ये बोलता है अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, बाहरी बल लगाना है, तो ही आप वस्तु की स्थिति को बदल सकते हो। अब सेकंड लॉ क्या है? संवेग का नियम। संवेग क्या है? अगर हम बात करें वस्तु की स्थिति को बदलना है तो आपको एक ही तरीका है, बाहरी बल द्वारा वस्तु की स्थिति को बदल सकते हो। लेकिन वस्तु के ऊपर बाहरी बल लगाओगे, वस्तु का क्या बदलेगा? मोमेंटम चेंज होगा। अब मोमेंटम क्या होता है पहले ध्यान दो। P इजिकल टू mv। मान लेते हैं कोई 2000 किलो की कार है जो 50 की स्पीड से आपके मूव कर रही है। इसका मोमेंटम क्या है? 50 इंटू 2000।
इसका मोमेंटम क्या है? 10,000 kg पर मीटर पर सेकेंड। यानी कि गाड़ी आपकी 2,000 kg, 10,000 kg पर मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मोमेंटम से आपके गति कर रही थी। हाँ, 1 लाख। हाँ, 1 लाख kg मीटर पर सेकेंड। हम बात करें, अगर आपकी गाड़ी चल रही है 1 लाख kg मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, अब मान लीजिए आप लगाते हैं ब्रेक और स्पीड हो गई आपकी, अब गाड़ी का वजन क्या है आपका? 2,000 kg और स्पीड क्या थी पहले? 50, और स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। आपका नया मोमेंटम कितना हो गया? आपका 1 लाख kg मीटर पर सेकेंड से क्या हो गया? 20,000 kg मीटर पर सेकेंड। अब आपके हम बात करें कि जो फोर्स है, प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा पी का मतलब क्या है? P2 माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1। P2 क्या है आपका? MV। P1 क्या है आपका? MU। और T2 क्या है आपका? T। और T1 क्या है आपका? 0। 0 क्यों लिया बताओ? जो भी न्यूमेरिकल आप लेते हैं उसमें जो टाइम है वो शुरुआत में क्या लेते हैं? 0। अब आपका MV कितना था? इससे पहले वाला 1 लाख, और बाद में आपका हो गया 20,000। मानते हैं कि 1 लाख माइनस 20,000 अपॉन, अगर आपका टाइम लगता है मान लीजिए 5 सेकेंड का, ये हो गया 80,000 अपॉन 5। ये आपका हो गया 16,000, 16,000 न्यूटन। सबसे पहले हम बात करें कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, कि बॉडी को मूव करने के लिए या बॉडी को रोकने के लिए, यानी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए? फोर्स। बिना फोर्स के बॉडी मूव नहीं होती। आपका फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर बॉडी रुकी हुई है तो बॉडी का इनर्शिया क्या है? रेस्ट है। और अगर बॉडी मूविंग है तो बॉडी का इनर्शिया क्या है? मूविंग है। यानी आपको बॉडी का इनर्शिया चेंज करना है, यानी आपने जो भी फोर्स आप लगाओगे उससे क्या होगा? बॉडी का इनर्शिया चेंज होगा। तो फर्स्ट लॉ को अपन बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, बाहरी बल लगाना पड़ेगा, ताकि आप बॉडी के इनर्शिया को चेंज कर सको। इसके बाद हम बात करें कि लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम मतलब क्या है? अगर आप बॉडी की इनर्शिया को चेंज करते हो और फोर्स लगाते हो, कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा वो आपको किससे मालूम पड़ेगा? लॉ ऑफ मोमेंटम से। यानी बॉडी पे फोर्स लगा के आप उसके मोमेंटम को चेंज करना चाहते हो, तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, गाड़ी का मोमेंटम शुरुआत में था ये था MU।
यानी बॉडी का मास था 2000 केजी और यू था 50। 2000 केजी तो क्या था उसका मास, और 50 क्या था उसका यू, इनिशियल वेलोसिटी। के बाद आपने सेम गाड़ी को, जो कि 2000 केजी की है, उसका मास चेंज नहीं हुआ, उसका वी क्या हो गया आपका 10। तो आपने क्या किया, गाड़ी पे ब्रेक लगा के गाड़ी की स्पीड को क्या किया, पहले गाड़ी की स्पीड क्या थी 50, आपने ब्रेक लगा के क्या किया, गाड़ी की स्पीड को कर दिया 10। आपने मोमेंटम को कम कर दिया, तो मोमेंटम में कमी भी आ सकती है और मोमेंटम बढ़ भी सकता है। अगर आप ब्रेक लगाते हो तो मोमेंटम कम होगा, अगर आप एक्सेलेरेटर दबाते हो तो मोमेंटम इंक्रीज होगा। अभी आपने क्या किया, 50 की स्पीड को 10 पे लिया है, आपने मोमेंटम को डिक्रीज किया, मोमेंटम बन गया आपका कम हो गया। यहाँ पे P2 माइनस P1 क्या है, डेल्टा P, और T2 माइनस T1 क्या है, डेल्टा T। उसके अकॉर्डिंग आपको फोर्स लगेगा। यहाँ पे आपने माइनस किया, 16,000 आया। अब जो अपना सेकंड लॉ क्या है, F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अगर आपका मोमेंटम में चेंज ज़्यादा होगा, फोर्स भी ज़्यादा होगा, और आपका टाइम कम लगेगा, फोर्स भी कम हो, फोर्स भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए फरारी, ऑल्टो। अब फरारी गाड़ी है, इसने मान लेते हैं कि 2000 केजी की गाड़ी है, और ऑल्टो भी मान लेते हैं कि 2000 केजी की गाड़ी है। अब फरारी ने 0 से 100 की स्पीड 2 सेकंड में प्राप्त की, और ऑल्टो ने 0 से 100 10 सेकंड में प्राप्त की। इसका फोर्स बढ़ा है, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें F बराबर के एम ए, और के क्या है 1, F बराबर एम ए, और ए क्या है आपका ई माइनस यू अपॉन टी। हम सॉल्व करें, F बराबर 2000, दोनों गाड़ियों का मास कितना है 2000, लेकिन V माइनस यू 100 से 0 दोनों गाड़ियों ने लिया है, लेकिन एक गाड़ी ने कितना टाइम लिया है 2, और दूसरी गाड़ी ने कितना लिया है, कौन सी वैल्यू बढ़ी आएगी ये, क्योंकि फरारी ने 100 से 0 की स्पीड 2 सेकंड में प्राप्त की, और ऑल्टो ने 100 से 0 की स्पीड 10 सेकंड में प्राप्त की। तो कौन सी गाड़ी फास्ट है, फरारी। तो हमने पता किया ये फॉर्मूले से कि किस गाड़ी का इंजन कितना फोर्स लगाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यानी कि बेटा तुम खड़े हो, पहला लॉ क्या बोलता है, मतलब बॉडी के फोर्स लगाने पर उसका इनर्शिया चेंज होगा। बैठ जाओ, खड़े हो। इनर्शिया क्या होता है, वेरी गुड। पर इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, वेरी गुड। जो बॉडी की पुरानी स्टेट है, इसमें बॉडी रहने का कोशिश करती है, वो होता है आपका इनर्शिया। और आप कोशिश क्या करते हो कि बॉडी इनर्शिया में ना रहे, आप क्या लगाते हो एक्सटर्नल फोर्स। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे
तो बॉडी अपने आप अपना इनर्शिया चेंज नहीं करेगी। बॉडी को इनर्शिया चेंज करने के लिए आपकी हेल्प की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प पड़ती है। और सेकंड लॉ क्या था? सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ क्या बोलता है कुलदीप? सेकंड लॉ क्या बोलता है? नहीं, सेकंड लॉ का मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम। नहीं, पर सेकंड लॉ किस यूज में आता है? बैठ जाओ। देखो, फर्स्ट लॉ तो ये बोलता है कि बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए इनर्शिया की जरूरत है। और सेकंड लॉ ये बोलता है कि कितना फोर्स चाहिए आपको, उसकी जो वैल्यू है वो आपको सेकंड लॉ से मालूम पड़ती है। जैसे कि अपन ने बात करी F इजिकल टू एम ए। F इजिकल टू एम ए कैसे आएगा? देखिए, F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T के बाद F प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम क्यू अपॉन टी के बाद F प्रोपोर्शनल टू m कॉमन ले लो, v माइनस यू अपॉन। अब v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? a। अब F बराबर के एम ए, और k अगर आपने मान लिया 1, F बराबर एम ए। यानी सेकंड लॉ क्या बताता है कि आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी आपका सेकंड लॉ क्या बताता है कि आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, थर्ड लॉ। तृतीय नियम क्या है? किसको पता है बेटा? बताओ, व्हाट इज थर्ड लॉ? समझाओ एक बार। क्या चीज अपोजिट होगी उसमें? डायरेक्शन अपोजिट होगी। फोर, वेरी गुड। यानी कि अपन देखो बेटा, तीनों लॉ का एग्जाम्पल क्या है? अगर मुझे इस पोडियम को मूव करना है तो मुझे क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स। ये कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ। कितना चाहिए? एम ए। वो क्या है? सेकेंड लॉ। और थर्ड लॉ क्या है? अगर मैं इसको मूव करूंगा, ये भी मेरे को दर्द करेगी। अगर मान लो मैंने इसको मूव किया, थोड़ा बहुत दर्द मेरे को भी हुआ। वो क्या है इसका? रिएक्शन। वो कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि बॉडी को स्टेट को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स किसके बराबर है? एम ए, मास इंटू एक्सेलेरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। और थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, यानी क्रिया इज इक्वल टू प्रतिक्रिया। ठीक है, तो इसमें लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले लिखो। सेकेंड लॉ लिखो पहले। पहले सेकेंड लॉ लिखो। स्टेटमेंट इंग्लिश मीडियम वाले, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू, applied force is equal to rate in change in momentum. Applied force is equal to rate in change in momentum. Applied force is equal to rate in change in momentum. अब हिंदी मीडियम वाले लिखो, किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल
संवेग में परिवर्तन की दर के किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। उसके बाद पहले तो उतार लो एक बार, इंग्लिश मीडियम वाले उतारो उसको, हिंदी मीडियम वाले भी उतारो उसको। उतार लिया। अब इंग्लिश मीडियम वाले लिखो, थर्ड लॉ, every action has a every action has a equal and opposite reaction. Every action has a equal opposite रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले लिखो, न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम हर क्रिया की समान हर क्रिया की समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया की समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम्पल देखें, यहां पर ए एक ऑब्जेक्ट है, बी एक ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए कि बेटा नहीं, मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट मैं हूं और बी ऑब्जेक्ट ये दीवार है। अब इस दीवार को मैंने धक्का मारा तो ये हो गया यहां पर एफ ए बी, कि ए ने बी को पुश किया। अब जितना फोर्स मैं इस पे लगाऊंगा उतना ही फोर्स बी भी मुझ पे लगाएगी, एफ बी ए। एक्शन रिएक्शन, अगर हम बात करें एफ ए बी का मॉडुलस बराबर है एफ बी ए के मॉडुलस के। अब इसका साइन का मतलब क्या है? मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड। यानी अगर मैंने दीवार पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है
तो दीवार ने भी मुझ पे क्या लगाया है, 2 न्यूटन का फोर्स, लेकिन मैंने यहाँ लगाया है, दीवार ने अपोजिट लगाया है। ये हो गया एफ बी ए, ये हो गया एफ ए बी। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एग्जाम्पल में इसको उतार लो, ए और बी यहां लग रहा है एफ बी ए, यहां लग रहा है एफ ए बी, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। नोट कर लो। अब हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल। मान लीजिए गाड़ी है 500 केजी की और उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड बाद स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकंड। तो बताइए कि गाड़ी के इंजन ने कितना फोर्स अप्लाई किया। आरोपित किया। तो न्यूमेरिकल उतारिए कि अगर गाड़ी का 500 केजी की गाड़ी है, 2 सेकंड में गाड़ी ने 40 की स्पीड प्राप्त की, यानी गाड़ी की पहले स्पीड क्या थी 20, बाद में क्या प्राप्त की 40, तो उसके इंजन ने कितना फोर्स अप्लाई किया, निकालिए। हाजर। V बराबर U प्लस 80, V बराबर U प्लस एफ अपॉन, देखो F इक्वल टू क्या होता है, एम ए क्या होता है, आपने पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा है, V बराबर U प्लस 80। तो V बराबर U प्लस 80 में ए क्या रखोगे, एफ अपॉन एम। अब V कितना है 40, U कितना है 20, F कितना है, F पूछा है, M कितना है 500, टाइम कितना है, सॉल्व कर लो। 40 माइनस 20, 5000 न्यूटन। सबका आ गया। तो अपन ने क्या किया, मोशन की पहली इक्वेशन यूज में ली, यहाँ पे ए को क्या लिखा, एफ अपॉन एम, क्योंकि पहले वाले चैप्टर में अपन ने मोशन की इक्वेशन को पढ़ा था, उसमें ए की जगह अपन ने क्या लिख दिया, एफ अपॉन एम।
अब एक और न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं। करो। आपको मास निकालना है m। देख लो, v बराबर u प्लस एटी। u तो है, a क्या होता है f अपॉन m। u कितना दे रखा है आपका 50। फाइनल क्या है आपका 100। तो यहाँ पे रख दिया 100, यहाँ 50। f अपॉन m, f कितना है आपका 5 अपॉन m इंटू टाइम कितना है आपका, कर लोगे। तो ये इजी क्वेश्चन था। इसमें आपने पता किया कि जो इससे पहले वाला चैप्टर है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो इक्वेशन काम में आती है। बस एक ही जगह आपको एफ अपॉन एम लिखना होता है। अपन लास्ट टॉपिक को देखते हैं, अपने पास 5 मिनट बचे हैं। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है? जड़त्व का नियम कि वस्तु की स्टेट को चेंज करने के लिए, अगर वस्तु रुकी हुई है उसको मूव करने के लिए, या वस्तु मूव हो रही है उसको रोकने के लिए आपको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। यानी बॉडी किस में है? इनर्शिया में, यानी जड़त्व में। और आपको क्या करना है? वस्तु के जड़त्व को बदलना है। आपको क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल। तो वस्तु का आपको स्टेट चेंज करना है तो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड बोलता है, सेकंड लॉ क्या बोलता है आपका? कितना फोर्स चाहिए आपको? F बराबर एम ए मतलब क्या है? V माइनस यू अपॉन टी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर आप वस्तु पे फोर्स लगाते हैं उतना ही वस्तु भी आप पे लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम देखें, अपन ने फर्स्ट इक्वेशन को लगा के यहाँ पे सॉल्व किया।
अब अगर अपन एक एग्जांपल लें कि फोर्स कितने टाइप्स का होता है, यानी बल कितने प्रकार का है। अगर वैसे तो बहुत सारे प्रकार का है, पर अब बेसिकली अपन पढ़े बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, यानी संतुलित कैसे। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे लगाया 5 न्यूटन, यहाँ पे लगाया 10 न्यूटन, क्या ये बल संतुलित है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, ये बड़ा है, 10 बड़ा है 5 से, तो बॉडी मूव करेगी कहाँ पे? लेफ्ट, यानी बाई तरफ। तो ये क्या है? अनबैलेंस फोर्स। लेकिन अगर यहां से लगाऊं मैं 5 न्यूटन, यहां से भी 5, यहां से 10, क्या बॉडी मूव करेगी? क्योंकि इसको इसने कैंसिल कर दिया, तो इसने, तो नेट फोर्स क्या हुआ? तो बॉडी पे कितने भी फोर्स लगे, लेकिन अगर इसको इसने कैंसिल कर दिया, ये होते हैं एक्स वाले और ये होते हैं वाई वाले। अगर आपको एक्स वाले ने एक्स वाले को कैंसिल कर दिया और वाई वाले ने वाई वाले को कैंसिल कर दिया, एफ नेट, एफ नेट क्या होगा आपका? 0 से बोलेंगे इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्य है। तो आपका अनबैलेंस फोर्स क्या है? जिसमें कि आपका नेट फोर्स जो है वो नॉट 0 हो, और बैलेंस फोर्स क्या है? आपका नेट फोर्स क्या हो? 0। इंग्लिश मीडियम वाले लिखो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट लिखो बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। इसमें लिखो when two or more than two forces, when two or more than two forces, when two or more than two forces acting on a same body, acting on a same body, and net force is 0, and net force is 0। फिर ये एग्जांपल उतार लो। अब हिंदी मीडियम वाले लिखो बलों के प्रकार, बलों के प्रकार, बलों के प्रकार। इसमें लिखो संतुलित बल, संतुलित बल। यदि वस्तु पर, यदि वस्तु पर बहुत प्रकार के बल आरोपित रहे, यदि वस्तु पर बहुत प्रकार के बल आरोपित रहे तथा वस्तु का, तथा वस्तु का परिणामी बल, तथा वस्तु का परिणामी बल शून्य हो, वस्तु का परिणामी बल शून्य हो। अभी एग्जांपल उतार लो, एफ नेट इज इक्वल टू 0 करके उतार लो। अब इंग्लिश मीडियम वाले लिखो अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड
force. When two or more than two forces, when two or more than two forces, when two or more than two forces acting on an object, when two or more than two forces acting on an object, but F net is not equal to 0. When two or more than two forces acting on an object and F naught is not equal to 0, then the forces are known as unbalanced forces. Then the forces are known as unbalanced forces. एग्जाम्पल्स और लो. अब हिंदी मीडियम वाले लिखो. असंतुलित बल, असंतुलित बल यदि वस्तु पर दो या दो से अधिक, यदि वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हैं एवं वस्तु स्थिर अवस्था में नहीं है, वस्तु स्थिर अवस्था में नहीं है, अर्थात ये F net not equal to 0, F net is not equal to 0, तब इस प्रकार के बलों को असंतुलित बल कहा जाएगा. तब इस प्रकार के बलों को असंतुलित बल कहा जाएगा. आज अपन ने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ समझा, प्लस बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स समझा. कल अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे. थैंक यू.